हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज का ये लेक्चर हैदराबाद दक्कन जो एक प्रिंसली स्टेट थी और आज़ादी हिंदुस्तान के बाद इसका इल्हाक़ पाकिस्तान से हुआ था और हिंदुस्तान ने इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया। इस हवाले से जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ उसको हम ज़ेर बहस लाएँगे। मुख्तसरन मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुमकिन हो सके हम ब्रीफली इसको डिस्कस करें। सबसे पहले मैं इस रियासत का जो जोग्राफ़िया है उस पर बात करूँगा, उसकी आबादी के हवाले से, उसकी लोकेशन के हवाले से, और फिर इस तनाज़े के बारे में बात करेंगे। सल्तनत उस्मानिया हैदराबाद दक्कन बरसगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी रियासत थी। हिंदुस्तान में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थीं, हैदराबाद दक्कन जो है ये सबसे बड़ी स्टेट थी। इसका रकबा 82,000 मुरबा मील और आबादी 1,60,00,000 के लगभग थी। यानी ये हम 1947 की बात कर रहे हैं और ये पॉपुलेशन जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये 1941 का जो सेंसस है उसकी बात कर रहा हूँ। यानी अकॉर्डिंग टू द 1941 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद दक्कन वाज अबाउट 1,60,00,000। 18वीं सदी के आखिर में मुग़ल दरबार के एक बाअसर अमीर निज़ामुल मुल्क ने इस रियासत की बुनियाद रखी। यानी इस रियासत का जो बुनियाद रखी गई वो 18वीं सदी ईस्वी में रखी गई और इसका जो बानी था उसका नाम निज़ामुल मुल्क था। इसीलिए हैदराबाद के तमाम जो सरबराह थे, जो प्रिंसेस होते थे, उनको निज़ाम हैदराबाद के नाम से कहा जाता था, बोला जाता था। इसकी नस्ल से तमाम हुक्मरान हमेशा निज़ाम कहलाते थे। रियासत ने बरतानवी हुकूमत के साथ हमेशा खुशगवार ताल्लुकात कायम किए रखे, और क्यों ना करते। ये तो जितने भी रियासतें थीं हिंदुस्तान में जिनका मैंने ज़िक्र किया बार बार, ये सारी रियासतें हिंदुस्तान में जो मौजूद थीं, इनके ताल्लुकात अंग्रेज़ों के साथ खुशगवार ही रहे, क्योंकि वो इनकी सरपरस्ती में ही हुक्मरान थे। उनकी खारजा पॉलिसी, उनका डिफेंस, उनका कम्युनिकेशन, मवासलात जो है सारा कंट्रोल जो है वो उनकी हुकूमत के पास होता था, बरतानवी हुकूमत के पास होता था, इंडियन गवर्नमेंट के पास होता था। इनके पास तो महज इंटरनल जो मैटर्स थे वो अपने तौर पर उसमें ये खुद ज़िम्मेदार थे और ऑटोनोमस थे। हर अच्छे और बुरे वक्त में इस रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ निभाया। इवन जब सुल्तान टीपू के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है तो निज़ाम हैदराबाद जो अंग्रेज़ों की तरफ से उसके साथ, टीपू के साथ लड़ाई कर रहा था। इसी वजह से निज़ाम बजा तौर पर अपनी वफ़ादारियों की वजह से और अपने जो ताल्लुकात हैं बरतानवी हुकूमत के साथ, उनकी वजह से ये हमेशा ये समझता था कि अगर वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहे तो बरतानवी हुकूमत इसे दर्जा नौआबादियात दे देगी। यानी अगर वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता और वो अपनी आज़ादी एज ए डोमिनियन स्टेटस बरकरार रखना चाहता है तो बरतानवी हुकूमत के साथ उसके इतने अच्छे मरासिम हैं कि बरतानवी हुकूमत जो है वो इनकार नहीं करेगी। इसी मकसद के लिए 11 जुलाई को एक वफ़द लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के लिए उसने भेजा। इस वफ़द में नवाब छतारी, नवाब अली यावर जंग, सर वाल्टर मांगटन और केसी अब्दुर्रहीम और पंगल रेड्डी, ये हजरात जो हैं उस वफ़द का हिस्सा थे जो लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के लिए नवाब की तरफ से गया। वफ़द के अरकान ने माउंटबेटन और वीवी मेनन के साथ गुफ्तगू-शुनीद की और इनके दरमियान इनकी गुफ्तगू-शुनीद जो है उसका जो एजेंडा था उसके 3 अहम पहलू थे, 3 अहम नुकात थे। नंबर 1, निज़ाम जो है उसको बरार की वापसी। बरार एक एरिया था जो हैदराबाद दक्कन का था और उस पर बाद में कब्ज़ा कर लिया गया और वो उससे ले लिया गया। तो एक तो ये था कि जनाब बरार का एरिया हमें वापस किया जाए। दूसरा मौजू ये था कि हैदराबाद दक्कन को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, यानी वो भी एक तीसरी आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर हिंदुस्तान में उभरे। और तीसरा एजेंडा था कि उसका इल्हाक़ भारत के साथ होना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने निशानदेही की कि अगरचे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो नवाब को इजाज़त देता है कि वो अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकता है और उसके इक़्तिदार आला को तस्लीम किया गया इस एक्ट में, लेकिन अब बरार जो है वो इतनी मजबूती के साथ वो सूबा जो सीपी है, सेंट्रल प्रोविंसेस, उनका हिस्सा बन चुका है और सिर्फ जंग की सूरत में उसको अलहदा किया जा सकता है वहाँ से, या फिर रज़ाकाराना तौर पर सीपी जो है वो उसको छोड़ दे, तब भी पॉसिबल है। या गोया माउंटबेटन ने
इस पर माजूरी का इजहार किया कि ये निज़ाम को नहीं लौटाया जा सकता। दूसरा मौजू था दर्जा नौआबादियात का, डोमिनियन स्टेटस का। इस बारे में भी वो इंतहाई फर्म था। उसने वफ़द को बताया कि बरतानवी हुकूमत हैदराबाद को दौलत मुश्तरका में शमूलियत की मंजूरी नहीं देगी। अच्छा, जब ये 3 जून प्लान में ये बात तय की जा रही थी और ये ऑप्शन दिया जा रहा था प्रिंसेस को, तो उस वक्त भी लॉर्ड माउंटबेटन ने कैटेगोरिकली कहा था कि गो कि ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन अगर कोई रियासत या रियासतों का एक ग्रोह जो है वो अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर करता है तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। गोया जो मौजूदा आज का अक़वाम मुत्तहिदा है, इस तरह की वो सूरत हाल थी, क्योंकि उस वक्त बरतानिया सुपर पावर था और बरतानिया का तस्लीम ना करना और दौलत मुश्तरका का रुकन ना बनाना, तो फिर दुनिया में सर्वाइवल आपकी उस दौर में पॉसिबल नहीं थी। सो इंसेंटिव तो दिया गया, लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें बड़ी खड़ी की गई कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी रियासत अपनी आज़ादी का ऐलान ना करे, दोनों में से किसी एक का चॉइस करे। सिवाय इसके, उसने कहा कि सिवाय इसके कि नए कायम होने वाले दोनों नौआबादियात में से किसी एक के ज़रिए ऐसा हो, यानी मशवरा ये है कि आप दोनों जो नौआबादियात हैं उनमें से पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक के साथ ज्वाइन करें तो फिर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। गोया पहले दोनों मामलात में जो वफद ने खुद पेश किए थे, उनका तो कोरा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, टक्का सा जवाब दे दिया गया और इनकार कर दिया गया मानने। बहस अब तीसरे मौजू पर थी कि जनाब हैदराबाद जो है उसको भारत के साथ इल्हाक करना चाहिए। ये माउंटबेटन की तरफ से और बीबी मेनन की तरफ से जो एजेंडे में अमल शामिल किया गया था, उस पर अब बहस हो रही थी। मेनन के अल्फाज में लॉर्ड माउंटबेटन और मैं दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि हैदराबाद और हिंदुस्तान दोनों का फ़ायदा इसी में है कि रियासत तीनों महकमे यानी दिफा, खारजा और मवासलात फेडरल हुकूमत को या इंडियन यूनियन को दे दे और बाकी मामलात में वो जैसे पहले खुद कफ़ील है वो खुद कफ़ील रहे और भारत के साथ इल्हाक कर ले। वफद के अरकान ने इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए बगैर मामलात को जूं का तूं रखने के मुआहदा, जिसको हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, उसकी तजवीज़ जो है पेश की और कोशिश की, तो मेनन ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया। और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ किया था। महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने के बाद फिर वो भारतीय एजेंडे पे चला और उसने बाद में भारत के साथ उसका इल्हाक कर दिया। बहरहाल मेनन ने इनकार कर दिया। नवाब अहमद यार जंग जो हैं, उन्होंने सूरत हाल में गुफ्त शनीद को बेसूद करार दिया और कहा कि चलो जी वापस चलते हैं, चूँकि अब मौजू बहस जो है उसमें से कुछ निकल नहीं रहा। तो बहरहाल गुफ्तगू ख़त्म हुई। दोनों पहले जो एजेंडे के आइटम थे वो बीबी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने रिजेक्ट कर दिए, और तीसरा जो है वो उनकी तरफ से जो एजेंडे का आइटम था उसको इन्होंने एक्सेप्ट करने से माजूरी ज़ाहिर की। लिहाजा तीनों जो मेंबर्स है, सारे जो मेंबर थे इस वफद के, वो वापस चले गए। सल्तनत उस्मानिया, जिसको मुसलमान बहुत इज़्ज़त और तौकीर की नज़र से देखते थे, अब तक बरसगीर मुसलमानों की तहज़ीब, इल्म व हुनर और फ़नून लतीफ़ा की मुहाफ़िज़ समझी जाती थी। अगरचे इसकी आबादी की अक्सरियत हिंदू थी, लेकिन मुसलमान यहाँ पे इतने बाअसर थे कि रियासत को चलाने की वो सलाहियत रखते थे। ताहम बदकिस्मती से ये रियासत तमाम अतराफ़ से भारतीय इलाकों में घिरी हुई थी, यानी इसका ये भी जुग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान के नज़दीक नहीं थी। इसलिए जुग्राफियाई तौर पर इस पर दबाव डालना भारत के लिए जो है वो मुमकिन था और पॉसिबल था। और समुंदर के साथ भी ये अटैच नहीं थी, समुंदर के ज़रिए भी इसका राब्ता नहीं था। तो चारों अतराफ़ से इसको हिंदुस्तानी टेरिटरी ने घेरा हुआ था। तो इसलिए आप यूँ समझें कि ये एक स्टेट विद इन स्टेट थी, हिंदुस्तान के अंदर एक रियासत थी। तो ये हिंदुस्तान को कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि उनकी टेरिटरी के अंदर एक आज़ाद रियासत मौजूद हो। जहाँ भी हैदराबाद से अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेट होती भी, तो यहाँ से किसी को भी अगर सारी इसकी इकानमी, इंटरनेशनल इकानमी जिसकी हम बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में अगर इसकी शमूलियत है, तो वो सारा इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको हिंदुस्तान के ताउन से ही करने थे। तो वो मतलब अगर वो आज़ाद इंडिपेंडेंट होती भी तो उसकी सर्वाइवल जो है वो भारत के मरून मिन्नत ही होती। बहरहाल वीपी मेनन और माउंटबेटन इस जुग्राफियाई पोजीशन का दबाव डालकर भारत के साथ इल्हाक जो है उसके लिए दबाव डाल रहे थे। लेकिन वफद ने इशारा दिया कि अगर आप हमें
हमारा डोमिनियन स्टेटस का वो जो हम मुतालबा कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी कर सकते हैं। गोया उन्होंने एक इशारतन ये बात की और उनको बताया कि अगर मशवरा कबूल ना किया गया तो 5 या 10 साल के अंदर और इसके जवाब में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अगर आपने हमारा मशवरा कबूल ना किया और आपने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया या अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, तो 5 या 10 साल के अंदर अंदर ये जो रियासत है हैदराबाद दक्कन जो है, इसको फिर तबाहकुन नतायज जो है उनका सामना करना पड़ेगा। बहरहाल 15 अगस्त तक हैदराबाद के मुस्तकबिल का कोई डिसीजन नहीं हो सका। सरदार पटेल ने आज़ादी मुल्क के बाद दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए हैदराबाद को सख्त कार्रवाई की धमकी दी। इसने माउंटबेटन को भी सख्त कार्रवाई का मशवरा दिया। चुनांचे 27 अगस्त को माउंटबेटन ने निज़ाम को लिखा कि रियासत की आवाम की राय मालूम करने के लिए इस्तिसवाब राय करवाया जाए। निज़ाम ने इस मुतालबा को मुदाखलत बेजा करार दिया और वाज़े किया कि अगर हिंदुस्तान इल्हाक का ऐलान कर दे तो रियासत में खाना जंगी भड़क उठेगी। यानी अगर वो कहता है कि मैं रियासत में इसका ऐलान कर दूं कि जो रियासत हिंदुस्तान के साथ हमने इल्हाक कर लिया है, तो रियासत के लोग जो हैं वो उठ खड़े होंगे और हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हैदराबाद में मुसलमानों को जो असर व रसूख और क़ुव्वत हासिल थी, इसकी वजह से किसी भी हुकूमत के लिए भारत के साथ इल्हाक करना इतना आसान नहीं था। इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोज़ बरोज़ ज़्यादा क़ुव्वत हासिल होती जा रही थी। इस क़ुव्वत के ज़ोर से नवंबर 1947 के आगाज़ में मीर उलैक अली हैदराबाद के वज़ीर आज़म बन गए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा कासिम रिजवी को इतना इक़्तिदार हासिल था कि इनकी मर्ज़ी के बग़ैर इल्हाक का फ़ैसला करना अब रियासत के सरबराह या प्रिंस के पास या निज़ाम के पास मुमकिन नहीं रहा था। भारत ने रियासत के बदलते हुए हालात देखे तो 29 नवंबर 1947 को निज़ाम के साथ मुहदा इल्हाक के बगैर सूरत हाल को जूं का तूं रखने का मुहदा कर ले। वही जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिसको पहले वो मानने से इनकार कर रहे थे, तो अब वो कर लिया। निज़ाम ने माउंटबेटन को बसीगा राज ये यकीन दहानी भी करवा दी कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करेगा। इस दौरान निज़ाम क़ायद आज़म से भी ताल्लुकात बरकरार रखे हुए था, इसलिए पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए 30 करोड़ रुपए का कर्ज़ भी दिया, जो हुकूमत हिंद के ख़जाने की सूरत में था, यानी उनके पास था, इंडियन जो रिज़र्व बैंक है उसमें था। तमाम भारतीय हुकूमत ने इस पर शदीद एतराज़ किया और ये राय इख्तियार की कि 29 नवंबर के मुहदे की रूह से निज़ाम किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने या मुहदा करने या कर्ज़ देने या लेने का मजाज नहीं है। हुकूमत हिंद ने इसके साथ ही एक आर्डीनेंस के ज़रिए इन तमाम जो रिसोर्सेस थे, तमसीकात थे, उनको यकतरफ़ा तौर पर मनसूख कर दिया। ये भारतीय हुकूमत की जारहाना पॉलिसी का भरपूर इजहार था। दरअसल भारत मुहदा करके अपने हाथ मजबूत करने के लिए वक्त ले रहा था। 29 नवंबर के मुहदे की रूह से भारत को एक एजेंट हैदराबाद में रखने का इख्तियार मिल गया। सरदार पटेल ने के.एम. मुंशी को भारत का एजेंट बनाकर भेजा, जो तकसीम मुल्क का सख्त मुखालिफ और सख्त किस्म का मुतअस्सिब हिंदू था, मुसलमानों के बहुत खिलाफ था। इसने रियासत के दाखिली मामलात में जाते ही दखल अंदाजी शुरू कर दी और मकामी हिंदुओं को उकसाना शुरू कर दिया। हुकूमत हैदराबाद ने इस पर एहतजाज किया। मुहदे की एक शिक की रूह से इख्तलाफ बहमी जो हैं वो सालिस की तरफ रजू करने का उसमें तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था, मगर अब भारत इस शिक पर अमल दरामद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। भारतीय हुकूमत ने एक तरफ रियासत में खाना जंगी की कैफियत पैदा करने की कोशिश की, दूसरी तरफ इस खाना जंगी की ज़िम्मेदारी इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन पर डाल दी और उसे खिलाफ कानून करार देने का मुतालबा कर दिया। 26 अप्रैल 1948 को नेहरू ने बम्बई में तकरीर करते हुए रियासत की आवाम की हिफाजत के लिए फ़ौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल की धमकी दी। यानी गोया वो यही समझ रहा था कि रियासत के अवाम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं और राजा जो है और मुसलमान जो हैं वो इस इल्हाक के ख़िलाफ़ हैं, तो वो कहता है कि जी अगर ये इस तरह रहेंगे तो हम वहाँ पे मुदाखलत भी कर सकते हैं, फ़ौजी मुदाखलत भी कर सकते हैं। और ज़ोर दिया इस बात पर कि रियासत का मुस्तकबिल जो है उसका फ़ैसला इस्तिसवाब राय से करवाया जाए, और यही मुतालबा कश्मीर में पाकिस्तान करता है, जिसको डिनाई कर रहे हैं। जून 1948 में मीर उलैक अली ने गैर जानिबदाराना सरपरस्ती में आज़ादाना इस्तिसवाब राय को तस्लीम कर लिया। जो वहाँ के वज़ीर आज़म थे मीर उलैक अली, उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर कोई गैर जानिबदार किस्म का इदारा जो है जैसे UNO है वो अगर इस्तिसवाब राय करवाता है तो हमें उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन अब भारत बाकी सब रियासतों को हड़प कर चुका था और हैदराबाद के साथ वो निपटने के लिए तैयार था। हुकूमत हिंद ने ऐलान किया कि दिफा, अमूर ख़ारजा और मवासलात के बारे में हैदराबाद और हिंद का इल्हाक नागुज़ीर है, बाकी मामलात में आज़ादी बरकरार रखने के बारे में इस्तिसवाब राय करवाया जा सकता है। यानी अब स्टांस बदल गया। पहले तो इस्तिसवाब राय था ना कि आज़ादी के बारे में, कि वो अगर अपनी डोमिनियन स्टेटस बरकरार रखना चाहता है
तो वो रखे। पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है तो करे, हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है तो वो भी करे। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? अवाम करेंगी। और अवाम की राय का कैसे पता चलेगा? इस्तिस्वाब राय के ज़रिए। पहले तो ये था। अब शर्त ये रख दी कि ये 3 जो महकमे हैं, खारजा अमूर, दिफा और मवासलात, ये तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि ये बहर जाए। ये तो हिंदुस्तान के साथ इस हवाले से तो इल्हाक करना पड़ेगा। हाँ, बाकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, उस हवाले से इस्तिस्वाब राय करवा लें कि वो हिंदुस्तान के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब वो स्टांस एब्सोल्युटली वो चेंज हो गया और अब बिल्कुल उसके मुखालिफ जो स्टांस है वो लिया जा रहा था। गोया हड़प करने का बहाना जो है वो तलाश किया जा रहा था। 21 जून 1948 तक माउंटबेटन खुद हैदराबाद को हड़प करने की कार्रवाइयों की निगरानी करता रहा। इसकी वापसी के बाद भारतीय हुकूमत ने ज़्यादा मुअस्सिर इक़दाम करने का फैसला किया। चुनांचे हैदराबाद का मुआशी और फ़ौजी मुहासरा कर लिया गया। एक तरफ इसे समुद्र तक रसाई से महरूम किया गया और इसकी सरहदों पर भारतीय फ़ौजी जो है वो उन्होंने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। पिंटर नेहरू ने ये ऐलान किया कि जब भी हमने ज़रूरी समझा, हम हैदराबाद के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर देंगे। नेहरू ने हैदराबाद की हुकूमत को गुंडों की हुकूमत करार दिया और इसके खिलाफ फौजी कार्रवाई के बारे में ये कहा कि इसे जंग नहीं करार दिया जा सकता, ये तो बगावत को कुचलने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जंग नहीं है। मिस्टर चर्चिल ने, जो उस वक्त बरतानवी वज़ीर आज़म थे, उसने इस ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को निगल जाने से पहले कुछ ऐसी बात कही होगी। यानी उन्होंने हिटलर की मिसाल दी कि नेहरू तो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहता है और जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ये तो हिटलर ने भी शायद इसी तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल किए होंगे। हैदराबाद दक्कन ने भारतीय जहारियत के खिलाफ सलामती कौंसल के पास शिकायत की, लेकिन कौंसल ने कोई फौरी कदम ना उठाया और अभी मसला ज़ेर गौर ही था कि भारत ने रियासत पर फौजी कब्जा कर लिया। क़ायद आज़म 11 सितंबर 1948 को रेलत फरमा गए। इससे पाकिस्तान की कौम जो है वह शदीद गम में और सोगवार थी। ऐन इसी हालत में 13 सितंबर को भारतीय फ़ौज ने हैदराबाद पर हमला किया और उस पर कब्जा किया। 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने बग़ैर मज़ामत के भारत के सामने हथियार डाल दिए। रियासत पर भारत का कब्ज़ा था, चुनांचे इस रियासत का अलग वजूद ख़त्म करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और मुख्तलिफ जो 7 सूबे थे उनके साथ रियासत के हिस्सों को मिला दिया गया। गोया उसकी शनाख्त जो है उसको भी मिटा दिया गया, ताकि आइंदा ये सारा मसला जो है क्रिएट ही ना हो, इस तरह का कोई मसला क्रिएट ही ना हो। सो ये हैदराबाद दक्कन का जो मामला है वो कुछ इस तरह डेवलप हुआ। और इसमें भी अगर आप कश्मीर के हवाले से, कश्मीर पॉलिसी जो भारत की, उस हवाले से अगर इसको भी देखें तो एब्सोल्युटली वही सूरत हाल है यहाँ पे भी, जो उसका जो था तासुर वहाँ पे, या उसका जो उसकी जो राय थी जूनागढ़ के हवाले से। सो बात फिर वहीं पे कि चूँकि ताकतवर था, पाकिस्तान तो अभी इमर्जिंग स्टेट था, नया मुल्क था, ना फ़ौज मुनज़्ज़म थी, ना उसके पास लड़ने के लिए कैपेसिटी थी, ना ऊपर से 70 लाख मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला, उनकी रिहाइशों का मसला, उनकी खुराक का मसला। पाकिस्तान तो अपने दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थे, उनमें घिरा हुआ था। उसके पास तो अभी इतनी कैपेसिटी थी नहीं। अगर होती तो जूनागढ़ को जब उस पर कब्ज़ा किया जा रहा था तो पाकिस्तान वहाँ पे आता, तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर सका और हिंदुस्तान को पाकिस्तान की इस कमज़ोरी का इल्म था। सो इसी वजह से उसने दोनों स्टेट्स को अपने कब्ज़े में किया और आज तक वो हिंदुस्तान के कब्ज़े में। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, दोनों मसाइल सलामती कौंसल के पास गए, लेकिन आज तक सलामती कौंसल ने उस पर रायशुमारी तक नहीं करवाई, उस पर डिस्कशन तक नहीं हुई। तो ये हाल है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी का और इंटरनेशनल इदारों का। जब अपने मफादात की बात होती है तो वहाँ पे 1 मिनट में डिसीजंस होते हैं। इराक में जंग करनी थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसको बहाना बनाया गया, जो आज तक नहीं मिले। उसी सलामती कौंसल ने रेजोल्यूशन पास कर दी। ईरान पे पाबंदियाँ लगानी हो, शाम पे पाबंदियाँ लगानी हो, लीबिया पे पाबंदियाँ लगानी हो, कोरिया पे, शुमाली कोरिया पे पाबंदियाँ लगानी हो, तो 1 मिनट में रेजोल्यूशन पास होती हैं। लेकिन जब मसला तरक्की पजीर मुल्कों का हो, जब मसला उनके मुखालिफ जो नज़रियात रखने वाले ममालिक हैं उनका हो, तो फिर सलामती कौंसल भी खामोशी इख्तियार कर लेती है। तो ये दोहरा मेयार जो है, ये इस इदारे की तबाही का भी सबब बनेगा। इस पे लोगों का जो एतमाद है, ममालिक का जो एतमाद है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। सो ये जनाब हैदराबाद दक्कन का मसला था। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे।
कि वो किस तरह क्रिएट किया गया मसला और किस तरह वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 4 जंगों का सबब बना। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।